हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज लाई हूँ मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। तो देखते रहिए लास्ट तक। झांकी क्या हुआ था लाला जी के साथ। चाचा जी शाम को जन्माष्टमी की झांकी और उत्सव सजेगा, उसके लिए 100 रुपये चंदा दे दीजिए। डोली के अगवा पप्पू ने बड़ी दुष्टता से कहा, 100 रुपये मैं तो 10 रुपये ही दे सकती हूँ। नहीं नहीं चाची जी, जब सब लोग 100 रुपये दे रहे हैं तो आप 50 दे दीजिए। अरे कन्हैयालाल को दान नहीं करेगी तो परलोक कैसे सुधरेगा। गप्पू की तेज नजरों ने गुप्त इन चाची के छोटे से बटुए में 50 का नोट ताड़ कर उनकी कमजोर नस पर चोट की थी। लक्ष्मी जी ने 50 का नोट दिया और जाते बच्चों को बोली, शाम को प्रसाद भेज देना। गुप्ता जी अपने बरामदे में बैठकर सब कुछ देख रहे थे। पत्नी के आते ही बिगड़े बगैर बात के उन छोरों को 50 रुपये पकड़ा आई। अब छोड़ो, भी पास पड़ोस का मामला है, मिलजुल कर चलना ही पड़ता है। गुप्तायन बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, जन्माष्टमी की झांकी के नाम पर चंदा उगा कर ये उससे शराब पियेंगे, मुर्गा खाएंगे और शाम को झांकी सजाने के नाम पर मोहल्ले के बीच सड़क को जाम कर देंगे। इस सब में इनका साथ देना भी तो पुण्य का काम है। गुप्ता जी के पड़ोसी मास्टर जी अपने गेट के बाहर खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे। दरअसल वह गुप्ता जी को साथ लेकर लाला के खिलाफ शिकायत करने थाने जाना चाह रहे थे। पति पत्नी दोनों की तरकार सुनकर वह अकेले ही थाने की ओर चल पड़े। मास्टर जी को देखते ही थाना प्रभावशाली राम सिंह उठ खड़े हुए। नमस्ते सर, आपने कैसे तकलीफ की। राम सिंह कभी मास्टर जी का छात्र रह चुका था, इसलिए वह उनका बहुत आदर करता था। तकलीफ सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मोहल्ले भर की है। लज्जत बार कम रेस्ता वाले लाला जी इस साल की भी जन्माष्टमी की झांकी सजाने जा रहे हैं। तुम तो जानते ही हो, पिछले साल इसी वजह से की पूरी सड़क जाम हो गई थी। एक तो लाला ने गैरकानूनी ढंग से रिहायशी कॉलोनी में बार और रेस्ता चला रखा है, जहाँ आए दिन कस्बे भर के चिलफंगों का जमावड़ा लगा रहता है। दूसरे कभी झांकी तो कभी जागरण के नाम पर लोगों से जबरन चंदा वसूल करता है। क्या तुम उसे किसी तरह से रोक नहीं सकते। रोक तो सकते हो मास्टर जी, पर आप उसे जानते हो कि धर्म के नाम पर भीड़ जमा करके बगेड़ा कर रख देगा। धार्मिक काम में रोड़ा अटकाया गया। इस पर लंबा चौड़ा बयान देकर किसी अखबार में इस मुद्दे को उछलवा देगा। हाँ यह तो है। मास्टर जी ने गहरी सांस ली। मैं शाम को वहाँ 2 सिपाही तैनात करवा देता हूँ ताकि कोई अप्रिय घटना न घटे। इंस्पेक्टर राम सिंह ने मास्टर जी को आश्वासन दिया। थाने से लौटते हुए मास्टर जी ने देखा कि लज्जत रेस्ता के बाहर आधी सड़क को घेर कर बल्ली तंबू ताने जा रहे हैं। दोपहर बीते बीते लाउड स्पीकर पर कान फोड़ आवाज में भजनों का प्रशासन शुरू हो गया। शर्मा जी की बहू सीमा बाहर लेटकर बॉक्स में चिट्ठी देखने के लिए बाहर आई तो उनके पड़ोस की ऋचा स्कूटर बाहर निकाल रही थी। कहाँ चली दी। ऋचा, तुम्हारी तो परीक्षा चल रही है इसलिए तो जा रही हूँ। भाभी जी, इस हुल्ले गुल्ले में तो पढ़ाई होने से रही। अपनी एक सहेली के घर जा रही हूँ, वहीं पढ़ाई करूँगी। बाकी लाउड स्पीकर के शोर ने तो मोहल्ले भर के परेशान कर रखा है। शाम ढलने तक झांकियाँ रोशनी के साथ सजाई जा चुकी थी। मंदिर से लौटते लोग झांकियाँ देखने के लिए वहाँ रुक गए थे। धीरे धीरे भक्तों की भीड़ से लगभग पूरी सड़क जाम हो गई थी। वाहनों का निकलना मुश्किल हो रहा था। दमे की मरीज माँ की उखड़ती सांसें देखकर गोपाल जी उन्हें कार में डॉक्टर के पास ले जाने के लिए निकले तो यह देखकर झल्ला पड़े कि कोई श्रद्धालु उनके गेट के सामने अपनी लंबी कार खड़ी करके चला गया था। गोपाल जी अपने मित्र पद्माचंद जी के घर तक माँ को गोद में उठाकर ले गए और वहाँ से उनकी कार में बैठाकर माँ को अस्पताल ले गए। मंदिर से लौटते हुए एक श्रद्धालु ने पुण्य कमाने के लिए गौ माँ के सामने केले डाल दिए। उसे देखकर सड़क पार की 2-3 गायें और आ गई। चुटी कुल्फी वाला अपने ठेले वहां लाया तो उसे देखकर 2-3 और ठेले वाले धंधा करने आ पहुंचे। भीड़ का जायजा ले रहे दोनों सिपाही थाना प्रभावी राम सिंह का संदेश पाकर वहां से चले गए, क्योंकि वहां से सेठ बाजार में मारपीट की वारदात हो गई थी और उन्हें घटनास्थल पर फौरन पहुंचने का आदेश मिला था। शहर की ओर से आ रही मिनी बस भीड़ भरे रास्ते पर
रेंगती हुई चल रही थी। उसके चालक की नज़र सजी हुई झांकी पर पड़ी तो बड़ी श्रद्धा से उसने स्टीयरिंग छोड़कर दोनों हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। उसी एक पल में मिनी बस लहराई और आप अपने आगे जा रहे हाथ ठेले से जा टकराई थे। ठेले में लदे लोहे के सरियों में से एक सरिया खिसक कर केले के छिलकों की जुगाली करती गाय की आंख में जा लगा। पीड़ा से उछलकर गाय ने दाएं बाएं सींग चलाए। इससे उसके पास खड़ी दो गायें और बिदक गई और उस लकड़ी के खंभे से जा टकराई जिस पर झांकी का तंबू टिका हुआ था। गायों के बिदकने से भीड़ में मची अफरा तफरी तंबू के गिरने से भगदड़ में बदल गई। खंभा जिन लोगों पर गिरा वे संभल भी नहीं पाए थे कि भीड़ की भगदड़ से रौंद दिए गए। भगदड़ का लाभ उठाते हुए 3-4 लफंगों ने औरतों के कपड़े में हाथ डाले तो चीख पुकार मच गई। तभी पास के एसडीटी बूथ से किसी ने थाने में फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में राम सिंह अपने मतहतों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। उधर आसपास के घरों से भी लोग निकलकर बाहर आ गए थे। सभी घायलों को उठाने में मदद कर रहे थे। गंभीर रूप से घायल लोगों को अस्पताल भेजा गया। इस हादसे में 5 लोग अपने जीवन के हाथ धो बैठे थे और 20 से अधिक व्यक्ति घायल हो गए थे। अगले दिन समाचार पत्र में इस पूरी घटना का विस्तृत वर्णन छापा गया। लालाजी ने मोहल्ले की मुख्य सड़क को चौड़ी न करने को लेकर नगर निगम की जमकर भत्सना की। पुलिस पर ऐसी भीड़ वाले कार्यक्रम में अनुपस्थिति होने का आरोप लगाया गया। मिनी बस चालक के खिलाफ तेज रफ्तार से बस चलाने पर प्रशासन ने कार्रवाई करने की मांग की गई थी। उस दिन पूरे रविंद्र नगर में इसी घटना को लेकर के चर्चा होती रही। मंदिर के पुजारी ने आकाश की ओर हाथ उठाकर कहा, कैसा ओह भाग्य था उन लोगों का जो प्रभु के दर्शन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। इतनी पवित्र मृत्यु सबको कहाँ नसीब होती है। रात को लाला जी और उनके बेटे व भतीजों की बैठक जमी हुई थी। गप्पू बोला, चाचा आखिर क्यों हम हर साल ये झांकियाँ सजा करते हैं। हमारा पैसा भी खर्च होता है और फिर कल जैसा हंगामा होने का आदेश बना रहता है। देख पप्पू, लाला जी ने मुँह से तली मछली का टुकड़ा रख कर जुगाली की और बोले, जैसा धंधा हम बीच महल्ले में बैठ कर रहे हैं उनके साथ कभी कभार ऐसे धार्मिक आयोजन करते रहना चाहिए ताकि लोगों की नज़रें हमसे हटकर कुछ समय के लिए इनमें उलझ जाए। हमारे धंधे की सेहत के लिए यह ज़रूरी है। बेटा दे फैसला क्या आदित्य की हो पाई। अवंतिका 4 साल और इन 4 सालों में कितना कुछ बदल गया। नए अवंतिका बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम पहले भी 2 चम्मच चीनी की कॉफ़ी में लिया करती थी और आज भी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, और तुम कल भी मुझे और मेरी कॉफ़ी को इसी तरह देखते थे और आज भी। अवंतिका ने आदित्य की ओर देखते हुए कहा। आदित्य एकदम सादे अवंतिका को देखते जा रहा था। दोनों आज पूरे 4 साल बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। आदित्य का दिल आज भी अवंतिका के लिए उतना ही धड़कता था जितना 4 साल पहले। आदित्य और अवंतिका कॉलेज के दोस्त थे। दोनों ने एकदम अपनी पढ़ाई एक साथ शुरू की और एक साथ खत्म। आदित्य को अवंतिका पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी, लेकिन प्यार के चक्कर में कहीं प्यारा सा दोस्त और उसकी दोस्ती खो न बैठे, इसीलिए कभी आई लव यू ही नहीं कह पाया। सोचा था कॉलेज पूरा करने के बाद एक अच्छी सी नौकरी मिलते ही अवंतिका को न सिर्फ अपने दिल की बात बताऊंगा बल्कि उसके घर वालों से उसका हाथ भी मांग लूँगा। वक्त कभी किसी के लिए नहीं ठहरता। मेरे पास पूरे 2 साल थे अच्छे से सेटल होने के लिए, लेकिन 2 साल शायद अवंतिका के लिए काफ़ी थे। उस शाम मुझे अवंतिका के घर से फ़ोन आया कि कल अवंतिका की सगाई है। ये शब्द उस समय एक धमाके की तरह थे जिसने कुछ समय के लिए मुझे संत कर दिया था। मैंने उसी दिन नौकरी के सिलसिले में बाहर जाने का बहाना बनाया और अपना शहर छोड़ दिया। मैंने अवंतिका को बधाई देने तक के लिए भी नहीं फ़ोन किया। मैं उस समय शायद अपने दिल का हाल बताने के काबिल नहीं था और अब उसका हाल जानने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। वक्त बदला, शहर बदला और हालात भी। 1000 बार मन में अवंतिका का ख्याल आया, लेकिन अब शायद उसके मन में कभी मेरा ख्याल न आता हो
और आएगा भी क्यों। आखिर उसकी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो गई है जिसमें उसका कोई भी दोस्त नहीं था। मैंने फिर भी ऐसे एक अनहोनी मान लिया कि फिर जिस चीज़ को बदल नहीं सकता उसके लिए खुद को बदल लिया था। लेकिन कहीं न कहीं अधूरापन एक याद हमेशा मेरे साथ रहती थी। वक्त की एक सबसे बड़ी खूबसूरती कभी कभी वक्त की सबसे बड़ी कमी लगती है। शायद यही मेरी अधूरी प्रेम कहानी का अंत था। मेरी नौकरी और मेरे नए घर को पूरे 3 साल हो गए थे। रोज़ की ही तरह मैं अपने ऑफिस का कुछ काम कर रहा था। आज जल्दी काम हो गया तो अपना फेसबुक अकाउंट जो आज की जनरेशन में बड़ा मशहूर है को लॉग इन किया। आज पता नहीं क्यों अवंतिका की बहुत याद आ रही थी। कैलेंडर पर नज़र पड़ने पर शायद आया कि आज तो अवंतिका का जन्मदिन है। मैंने उसके पुराने मोबाइल नंबर को इस आशा से मिलाया कि अगर उसने फ़ोन उठा लिया तो उसको जन्मदिन की बधाई दे दूंगा। बहुत हिम्मत करके मैंने उसका नंबर मिलाया लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ था। पता नहीं क्यों दिल ने कहा कि मैं उसको फेसबुक पर ढूंढकर क्या पता खाली समय में वह भी फेसबुक लॉगिन करती हो। अवंतिका नाम टाइप करते ही कई अवंतिकाओं की प्रोफाइल मेरी आंखों के सामने आ गई। कोई अवंतिका शर्मा, मल्होत्रा, खन्ना, कितनी ही अवंतिका सामने आ गई, लेकिन मेरी अवंतिका अभी तक नहीं मिली। आशा तो कोई भी नहीं, लेकिन एक अजीब सी निराशा हो रही थी। अचानक मेरी नज़र एक प्रोफाइल पर पड़ी, अवंतिका वर्मा। मुझे आश्चर्य हुआ कि शादी के बाद भी उसका सरनेम नहीं बदला और लोकेशन भी मुंबई की है। लगता है मुंबई के ही किसी शख्स से उसकी शादी हुई होगी। उसने अपना फ़ोटो नहीं डाला था और सब कुछ लॉक कर रखा था। मैं फिर भी उसकी प्रोफाइल को बार बार देख रहा था। मुझे विश्वास था कि यह मेरी अवंतिका है, लेकिन मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। एक पुराने दोस्त के नाते वह मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर स्वीकार करेगी। उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं मन ही मन यह सोच रहा था कि कितनी बदल गई होगी न वह शादी के बाद। सब कुछ बदल जाता है। अगर वह मुझे भूल गई होगी तो अरे ऐसे कैसे कोई कॉलेज के दोस्तों को भूलता है। भला इसी असमंजस में पूरी रात बीत गई। सुबह होते ही सबसे पहले मैंने फेसबुक अकाउंट चेक किया। आज पता चला कि लोग प्यार को बेवकूफ़ क्यों कहते हैं। उस दिन मुझे निराशा ही हाथ लगी। 2 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा और 2 दिन बाद आखिर वह दिन आ ही गया जिसका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। अवंतिका ने मेरी रिक्वेस्ट स्वीकार कर ली, लेकिन सब कुछ अच्छा होते हुए भी मुझे अचानक आश्चर्य हुआ क्योंकि यह अवंतिका वर्मा को सिंगल थी। उसका रिलेशनशिप स्टैंड सिंगल आ रहा था। कहीं मैंने किसी दूसरी अवंतिका को तो रिक्वेस्ट नहीं भेज दी। अचानक एक मैसेज मेरे फेसबुक अकाउंट पर आया। कहाँ थे इतने दिन तक? यह मैसेज अवंतिका ने भेजा था। वह इस समय ऑनलाइन थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। मन कर रहा था कि उससे सारे सवालों के जवाब पूछ लूं। किसी तरह अपने आप पर काबू पाते हुए मैंने जवाब दिया, बस काम के सिलसिले में शहर छोड़ना पड़ा। तभी अवंतिका ने जवाब देते हुए कहा, ऐसा भी क्या काम था कि एक बार भी फ़ोन तक करने की ज़रूरत नहीं समझी? वह सब छोड़ो, यह बताओ कि शादी के बाद उसी शहर में हो या कहीं और शिफ्ट हो गई हो? और कहा फेसबुक पर अपना फ़ोटो क्यों नहीं डाला? बहुत मोटी हो गई हो क्या? उसे लिख कर भेजा शादी, यह तुम्हें किसने कहा? अवंतिका ने लिख कर भेजा। मतलब मैंने एकदम पूछा, तुम्हारी तो सगाई हुई थी न? मैंने लिखा हम बे। अवंतिका ने बस इतना ही लिख कर भेजा, तुम अपना नंबर दो, मैं तुम्हें फ़ोन करता हूँ। अवंतिका ने तुरंत अपना नंबर लिख दिया। मैंने बिना एक पल गवाए अवंतिका को फ़ोन कर दिया। उसने तुरंत फ़ोन से रिसीव कर कहा, हेलो। आज मैं पूरे 4 साल बाद उसकी आवाज़ सुन रहा था। एक पल के लिए लगा कि यह कोई खुली आँखों का ख्वाब तो नहीं। अगर यह ख्वाब है तो बहुत ही खूबसूरत है, जिस ख्वाब में कभी बाहर न निकलूं। मुझे खुद पर और उस पल पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी हेलो की दूसरी आवाज़ ने मुझे अपने विचारों से बाहर निकाला। मैंने कहा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम बताओ कहाँ गायब हो गए थे?
वह तो शुक्र है आजकल की टेक्नोलॉजी का, वरना मुझे तो लगा था कि अब तुमसे कभी बात नहीं हो पाएगी। अरे ऐसे कैसे बात नहीं हो पाएगी, मैंने कहा, लेकिन तुम यह बताओ कि तुमने शादी क्यों नहीं की अभी तक? अभी तक क्यों, तुम्हारी शादी हो गई क्या? अवंतिका ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं हुई, मैंने हंसते हुए कहा। क्या कर रही हो आजकल? उसने हंसते हुए बताया, जॉब कर रही हूँ दिल्ली में, एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, पिछले 3 साल से वहीं जॉब कर रही हूँ। क्या मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था? उस पल पर भर अपने कानों पर ही नहीं, अवंतिका पर कौन कहता है अतीत अपने आप को नहीं दोहराता। मेरा अतीत मेरे सामने एक बार फिर आ गया था। 3 साल से हम दोनों एक ही शहर में थे और आज इस तरह। तुम्हें पता है कि मैं कौन से शहर में हूँ? मैंने उससे पूछा। नहीं, उसने कहा, मैं भी दिल्ली में हूँ। पता है मुझे, अवंतिका बोली। क्या? मैंने उससे कहा, मुझे तुमसे मिलना है, जल्दी बोलो कब मिलेंगे? ठीक है, जब तुम फ्री हो तो कॉल कर देना। तुमसे मिलने के लिए मुझे वक्त निकालने की ज़रूरत क्या है? ठीक है, तो कल मिलते हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने इत्तेफाक से कहा। आज मुझे अवंतिका से मिलना था। पूरे 4 साल बाद मैं जैसा इस समय महसूस कर रहा हूँ, उसे बताने के लिए शब्दों की कमी पड़ रही थी। मेरा दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था, जैसे मानो पेट में तिलतिलियाँ उड़ रही थी। ज़िंदगी भी बड़ी अजीब होती है। जो पल सबसे खूबसूरत होते हैं, उन्हीं पर विश्वास करना मुश्किल होता है। जब आपको ज़िंदगी दूसरा मौका देती है तो आप चाहते हैं कि एक कदम संभल कर रखें। यही है ज़िंदगी, शायद ऐसी होती है ज़िंदगी। एक रिश्ता के अंदर बैठा अवंतिका का इंतज़ार कर रहा था और सोच रहा था कि किस सवाल से बातों की शुरुआत करूं। मेरी निगाहें मेन गेट पर थी। दिल्ली की धड़कन बहुत तेज़ी से आवाज़ कर रही थी, लेकिन उसे सिर्फ मैं ही सुन सकता था। आखिरकार वह समय आ ही गया जब अवंतिका मेरे सामने थी। वह बिल्कुल भी नहीं बदली थी। उसमें 4 साल पहले और अब में कोई फ़र्क नहीं था। मुझे ऐसा लग रहा था कि कल की एक लंबी रात के बाद जैसे आज एक नई सुबह में हम मिले हैं। उसके वहीं पहले ही तरह खुले बाल, वही मुस्कुराहट, ओढ़े हुए उसका चेहरा, सब कुछ वही। मैं भी अवंतिका से पूछा, अच्छा तुम्हारी मम्मी ने तो मुझे बताया था कि तुम्हारी सगाई है। मुझे तो लगा था अब तक तुम्हारी एक प्यारी सी फैमिली बन गई होगी। हम भी सोचा तो मैं भी नहीं यही था, लेकिन जो सोचा होता है अगर हमेशा वही हो तो ज़िंदगी का मतलब नहीं रह जाता। मेरा एक जगह रिश्ता तय हुआ था तो, लेकिन जिस दिन सगाई थी, जिसके लिए मेरी मम्मी ने मुझे इनवाइट किया था, उसी दिन लड़के वालों ने दहेज में कार और केस मांग लिया था। उन्हें बहू से ज़्यादा दहेज प्यार था। मैंने उसी समय उस लड़के से शादी करने के मना कर दिया। उस दिन काफ़ी दुख हुआ। मैंने सोचा तुम मिलोगे तो तुम्हें अपने दिल की व्यवस्था सुनाओगे, लेकिन तुम भी एक ऐसा गायब हो गए जैसे कभी थे ही नहीं। अवंतिका ने कहा। उस वक्त मुझे अपने ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि काश मैं उस दिन अवंतिका के घर चला जाता। कितनी ज़रूरत रहती होगी न उस वक्त उसको मेरी, जिस वक्त मैं यह सोच रहा था कि उसके साथ उसका हमसफ़र होगा। उस वक्त उसके साथ तन्हाई थी। मैं कितना गलत और स्वार्थी था। यहाँ नौकरी कब मिली? मैंने अवंतिका से पूछा। 3 साल पहले, उसने बताया। 3 साल से हम दोनों एक ही शहर में थे, कभी हम दोनों गलती से भी नहीं टकराए। मैंने मन ही मन सोचा, आज मैं इस सुनहरे मौके को गंवाना नहीं चाहता। आज मैं वह गलती नहीं करना चाहता जो मैंने 4 साल पहले की थी। मैंने अवंतिका का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, अवंतिका मुझे माफ़ कर दो। पहले मैं इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुमसे अपने दिल की बात कह सकूं, लेकिन आज मैं इस मौके को खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। बोलो ना दोगी मेरा साथ? अवंतिका मुझे एकटक देखे जा रही थी। उसने धीरे से पास आकर कह दिया, ठीक है, लेकिन एक शर्त पर। तुम हफ्ते में एक बार डिनर बनाओगे? तो इतना कहकर वह ज़ोर से हंस दी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, लेकिन आखिर पूरे 4 साल बाद मैं अपने खोए प्यार से जो मिला था वह बहुत अच्छा था। दोस्तों,
अगर आपको इस कहानी से कुछ सीख मिली हो तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो दोस्तों, जो हमें लाइफ में मिलना होता है वो मिल के रहता है, उसको कोई नहीं हमारे से दूर कर सकता। तो दोस्तों, ऐसे ही अपने रास्ते पर चलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।